हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम घर्षण बल और उत्प्लावकता के बारे में अध्ययन करेंगे, और वो भी किस में, बिल्कुल हिंदी माध्यम में। क्लियर विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना समय व्यर्थ किए मैं आपको सीधे ही चैप्टर पर लेकर चलता हूँ, और हम बात कर रहे हैं किसकी, घर्षण बल की। क्लियर। तो देखो, घर्षण बल क्या है। इस घर्षण बल को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बल क्या होता है, और बल क्या होता है इसकी जो क्लास है वो हम पहले ही ले चुके हैं। तो अगर आपको ये क्लास, बल वाली जो क्लास है, बल क्या है, बल कितने प्रकार का होता है, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, बल के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको ये क्लास हमारे YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगी। क्लियर विद्यार्थियों, वहाँ से आप उसको देख हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, घर्षण बल की। तो घर्षण बल क्या होता है। देखो, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य कार्यरत वह बल जो उनकी गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। अर्थात वह बल जो दो गतिशील वस्तुओं की सतह के मध्य गति के विरोध में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। क्लियर। जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, किसको बता रहा है, घर्षण बल को बता रहा है। तो इसमें घर्षण बल किस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, कोई वस्तु है। ये क्या है विद्यार्थियों, ये क्या है, कोई वस्तु, और ये क्या है, किसी धरातल पर रखी हुई है। तो धरातल और वस्तु की सतह के मध्य यहाँ पर एक बल कार्य करेगा, और उस बल को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। मान के चलो इस वस्तु पर इस दिशा से यहाँ पर क्या है, कोई बल लग रहा है, और जैसे ही बल लगाते हैं तो वस्तु की गति किस दिशा में होगी, तो वस्तु की गति कहाँ होगी, वस्तु की गति इस दिशा में होगी। क्लियर विद्यार्थियों। अब जैसे ही यहाँ पर बल लगाया, बल लगाने पर वस्तु की गति यहाँ पर देखने को मिली, तो इसके विपरीत दिशा में, यानी गति के विपरीत दिशा में इधर की ओर एक बल कार्य करेगा, और वो बल का कार्य किस में करेगा, गति के विपरीत दिशा में, गति के विरोध में जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, घर्षण बल कहते हैं। क्लियर। आ गया समझ में। ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि घर्षण बल क्या है। तो मैं एक बार इसको पुनः बता रहा हूँ आपको, घर्षण बल होता क्या है। तो घर्षण बल वस्तु और धरातल, या अपन कहते हैं पृष्ठ की दोनों सतहों के मध्य गति के विपरीत दिशा में, गति के विरोध में लगने वाला जो बल होता है उसे अपन क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। आगे बात करें घर्षण बल और क्या क्या प्रकार से, किस प्रकार से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है, जब कोई एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु की सतह पर क्या है, चलती है या लुढ़कती है, तो वह बल जो उनके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, यानी ये वस्तु में जो गति हो रही थी यही तो आपेक्षिक गति कहलाएगी, इसे हम आपेक्षिक गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। क्लियर। घर्षण बल सदैव वस्तु की आपेक्षिक गति के विपरीत दिशा में लगता है, यानी जिस दिशा में गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, ये घर्षण बल लगता है। क्लियर विद्यार्थियों। सतह को चिकनी करके घर्षण को कम किया जा सकता है, परंतु घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता, यानी कभी भी घर्षण को हम हटा नहीं सकते, उसको स्नेहक या चिकनाई युक्त पदार्थ लेकर हम उसको क्या है, कम कर सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। वायु की गतिशील या वायु में गतिशील वस्तुओं पर भी घर्षण कार्य करता है, और घर्षण बल दोनों सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि वस्तु की सतह खुरदरी होगी तो घर्षण बल अधिक लगेगा, और यदि सतह चिकनी हो तो घर्षण बल कम लगता है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आया है कि घर्षण जो बल है वो वायु की गतिशीलता के कारण भी लगता है। बिल्कुल लगता है विद्यार्थियों। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि वायु में या वायु के मध्य जो गति करने वाले जैसे वाहन हैं, रोड पर चलने वाले वाहन हैं, तो उनकी
जो सेज एंड साइफ है उनकी आकार आकृति है वो इस प्रकार से बनाई जाती है कि कम से कम घर्षण वायु के द्वारा लगने वाला जो घर्षण है उसका मान वो महसूस करें। इसी प्रकार से पक्षी हैं वो उड़ते हैं, तो उड़ते समय क्या उनके शरीर पर वायु का घर्षण नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है, लेकिन उनकी पक्षियों की जो शरीर की आकृति होती है वो इस प्रकार की, उड़ते समय वो अपने आप को इस प्रकार से ढाल लेते हैं, इस प्रकार की आकृति में रूपांतरित हो जाते हैं जिससे कि वो उड़ते समय वायु का घर्षण कम से कम उनको लगे। अच्छा, उससे लाभ क्या होगा उनको? तो अगर घर्षण बल कम होगा तो उनको शारीरिक जो परिश्रम है, जो ऊर्जा है वो कम खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर विद्यार्थियों? हालांकि मैं आगे बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में कि कैसे कैसे वहाँ पर घर्षण बल बढ़ता है, और घर्षण बल बढ़ता है तो वो क्या हानिकारक है और क्या लाभदायक है। क्लियर विद्यार्थियों? तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अगर किसी विद्यार्थी के मन में कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके ये बता सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का, उस जो समझ में चीज़ नहीं आ रही है उसका आपको कमेंट के द्वारा या कमेंट करके आप मेरे को बताओगे तो मैं उसका अगले वीडियो के अंदर उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। क्लियर विद्यार्थियों? तो आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से नई नई जानकारी आपको और नई नई क्लास आपको उपलब्ध होती रहें, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारी क्लास पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंच सके। क्लियर विद्यार्थियों? तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, यानी दो सतहों के मध्य भी घर्षण बल लगता है तो वो कैसे कार्य करता है। तो पहला है सीमांत घर्षण। पहला कौन सा है? सीमांत घर्षण। जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ता है, और स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या सीमांत घर्षण क्या होता है? जब किसी वस्तु पर हम बल का मान बढ़ाते हैं, यानी जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु पर हमने पहले बल लगाया और बल लगाने से उस वस्तु में कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न हुआ, यानी वस्तु जैसे है वहीं पर है। जैसे मान के चलो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर इधर से मैंने बल लगाया, एक उंगली से बल लगाया तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे और वस्तु बढ़ाई, मैंने बल बढ़ाया, तो ये बल धीरे धीरे हम जैसे बल को बढ़ाते हैं तो बल का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, इस वस्तु के द्वारा लगने वाला जो स्थैतिक बल है या स्थैतिक घर्षण है वो भी क्या लगातार बढ़ता चला जाता है। पर लेकिन एक निश्चित मान तक ही वो मान बढ़ता है। जैसे ही अधिकतम मान होता है तो उस अधिकतम मान को ही हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। और वो सीमांत घर्षण जो है, उस सीमांत घर्षण के बल के मान के बराबर अगर हमने बल का मान बढ़ा दिया है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, सीमांत घर्षण क्या है? जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता है, और स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण के नाम से जानते हैं। और सीमांत घर्षण से मान का अधिक और बल लगा दें, यानी इससे अधिक बल का मान हम बढ़ा देते हैं तो वस्तु की स्थिति में यानी उसमें गति प्रारंभ हो जाती है। क्लियर विद्यार्थियों? दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के धरातल पर खिसकती है। किस पर खिसकती है विद्यार्थियों? धरातल पर खिसकती है। खिसकती हुई चलती है तो दोनों धरातलों के मध्य के घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। देखो, जब कोई वस्तु, यानी कि जब हमारे पास कोई एक वस्तु है, वो दूसरी वस्तु के धरातल पर उसको खिसकाते हैं। क्या करते हैं? खिसकाते हैं। तो दोनों धरातलों के मध्य जो घर्षण बल लगता है उसे अपन क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? सर्पी घर्षण तब तक क्रिया करता है जब तक दोनों वस्तुओं की सापेक्ष गति होती है। वस्तु पर या वस्तु पर से बाह्य बल हटा लेने पर भी घर्षण बल क्रिया करता रहता है। परिणाम स्वरूप वस्तु के वेग
कम हो जाता है, वस्तु का वेग कम हो जाता है और अंत में वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है। क्लियर विद्यार्थियों? तो ये दो सतहों के मध्य लगने वाले बल हैं। पहला हम बात कर रहे हैं सीमांत घर्षण की, दूसरा बल है सर्पी घर्षण की। क्लियर विद्यार्थियों? तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे किसकी? लोटनी घर्षण। किसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थियों? लोटनी घर्षण। क्लियर? लोटनी घर्षण क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है। आपने देखा होगा एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, लुढ़क के गति करती है, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है उसे अपन क्या कहेंगे? लोटनी घर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? उसे लोटनी घर्षण कहते हैं। जैसे कि चित्र में मैंने बताया गया है आपको कि जैसे ये वस्तु की गति की दिशा है, इधर ये वस्तु की गति की दिशा है, लेकिन यहाँ पर ये बल की दिशा इधर है। तो ये तो क्या है, यहाँ पर इसके अंदर तो यहाँ पर क्या है, किसी प्रकार का कोई लोट नहीं, यानी वस्तु और फर्श के मध्य में किसी प्रकार की कोई बेलनाकार आकृति नहीं लगाई गई है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ हमने गोल गोल बेलनाकार क्या लगा दिए हैं, पहिए लगा दिए हैं। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकाएंगे, खिसकाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, ये लुढ़क के क्या करेगी? गति करेगी। तो यहाँ पर बल कौन सा कार्य करेगा? लोटनी घर्षण काम करेगा। क्लियर विद्यार्थियों? दो समान प्रकार के धरातल में लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। नहीं आया समझ में? एक बार पुनः देखो विद्यार्थियों, दो समान प्रकार के धरातल, यानी धरातल कैसे हों? समान, यानी उनकी प्रकृति, यानी चिकने हैं तो दोनों चिकने होंगे, खुरदरे हैं तो दोनों खुरदरे होंगे। तो दोनों जो धरातल हैं वो कैसे हैं? समान। तो लोटनी घर्षण का मान जो है वो कैसा होगा? सर्पी घर्षण से कम होगा। सर्पी घर्षण का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन लोटनी घर्षण का मान क्या होगा? कम। इसका अर्थार्थ, यानी इससे मतलब है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी वस्तु को खिसकाते हैं, एक जैसे सरकाते हैं, तो सरकाना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कौन सा लगता है? सर्पी घर्षण। और सर्पी घर्षण क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसकी अपेक्षा? लोटनी घर्षण की। अगर आप उसी वस्तु के नीचे अगर कोई बेलनाकार वस्तु लगा देते हैं, बेलन लगा देते हैं, तो वो उसको खिसकाना क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कौन सा लगेगा? लोटनी घर्षण लगेगा। क्लियर विद्यार्थियों? जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि जैसे कोई बड़ी चट्टान है। क्या है? ये बड़ी चट्टान है, और इस बड़ी चट्टान को अगर मैं कहता हूँ कि आप इसको यहाँ से और यहाँ तक खिसकाइए, तो आप नहीं खिसका पाते हो। लेकिन अगर इसके नीचे क्या लगा दें हम? बेलनाकार इस प्रकार से पाइप लगा दें, या बेलनाकार बेलन लगा दें, पहिए लगा दें, और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको खींचिए, तो उसको खींचना क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर बल कौन सा लगेगा? कौन सा बल लगेगा विद्यार्थियों? लोटनी घर्षण बल कार्य करेगा। क्लियर? तो आया होगा समझ में? ओके, आगे हम बात करें किसकी? आगे हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि लोटनी घर्षण का मान सबसे कम एवं स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्या? लोटनी घर्षण का मान तो क्या होता है? सबसे कम होता है, लेकिन स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से भी क्या है? मान अधिक होता है। क्लियर विद्यार्थियों? आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करें कि और जो घर्षण बल हैं वो कैसे कैसे कार्य करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज पर हम बात करेंगे किसकी? कि नेक्स्ट पेज में ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो हम बात करेंगे किसकी? घर्षण का नियंत्रण, यानी घर्षण किस प्रकार से नियंत्रित होता है, यानी घर्षण को हम किस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? तो घर्षण सदैव दो सतहों के बीच गति के विरोध में कार्य करता है। ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। घर्षण दो सतहों की गति के विरोध में क्या करता है? कार्य करता है। घर्षण के बीच या घर्षण के कारण मशीनों के गतिमान जो कल पुर्जे होते हैं वो क्या है? घिसते रहते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी फर्श पर किसी वस्तु को खींच कर लेके जाते हैं तो वो क्या है? नीचे की जो सतह है वो क्या होती है? घिसने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो मशीनों के कल पुर्जे हैं, एक कल पुर्जा दूसरे कल पुर्जे पर क्या है? जब वो गति करता है तो वो कल पुर्जे क्या है? घिसते हैं। किसके कारण घिसते हैं? घर्षण के कारण घिसते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? अब हम आगे बात करें किसकी? कि ये जो
ये घिसते समय क्या होता है, और ये गर्म हो जाते हैं, क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिससे इन कलपुर्जों की क्षति होती है, इनकी क्या होती है, यानी नष्ट होते हैं। हमें वस्तु को समान वेग से चलाए रखने के लिए घर्षण के निराकरण हेतु आवश्यक बल लगाना पड़ता है, यानी ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो इस घर्षण को निम्न विधियों के द्वारा हम कुछ सीमा तक इसको नियंत्रित तो कर सकते हैं। जैसे वो कौन कौन सा है, तो पहला विधि है, चिकनी सतहों में घर्षण कम होता है, अतः मशीनों के गतिमान भागों को बहुत चिकने बनाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। क्लियर विद्यार्थियों। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वायु के कारण घर्षण कम करने के लिए मोटर वाहन, रेलगाड़ी के इंजन एवं वायु यान विशेष डिजाइन के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायु भी क्या है, एक माध्यम है, और इस वायु के द्वारा भी क्या है, घर्षण का मान बढ़ाया जाता है, यानी घर्षण लगता है। इसलिए आपने देखा होगा मोटर वाहन है, रेलगाड़ियों के इंजन है, वो आगे से क्या है, नौकाकार होते हैं, यानी तिकोने होते हैं, जिससे कि क्या है, वायु का जो वेग है, वायु का जो घर्षण है, उसको उस डिजाइन, विशेष डिजाइन के कारण कम किया जा सके। क्लियर विद्यार्थियों। तीसरे नंबर पर आता है लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से सदैव बहुत कम होता है, अतः मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्राय गतिशील पुर्जों के मध्य स्टील की गोली या बेलनाकार स्टील की हम परतें लगाकर या गोली लगाकर बेलनाकार, और जिसे हम बॉल बेयरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बॉल बेयरिंग कहते हैं। तो उस बॉल बेयरिंग का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, लोटनी घर्षण का उपयोग कर सकते हैं और घर्षण बल का नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि साइकिल के पहियों में बॉल बेयरिंग लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा और श्रम की बचत होती है। क्या होती है, ऊर्जा की भी बचत होती है और श्रम यानी मेहनत की भी क्या होती है, बचत होती है। क्लियर विद्यार्थियों। अब हम आगे बात करें कि इसके अलावा घर्षण कम करने के लिए या घर्षण बल के मान को कम करने के लिए दोनों सतहों के मध्य स्नेहक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। स्नेहक, स्नेहक जानते हो स्नेहक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो वस्तु की या कलपुर्जों की सतह में जाकर दोनों सतहों के बीच पहुंचकर घर्षण के मान को कम कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्नेहक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, स्नेहक। स्नेहक पदार्थ ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। जैसे हम बात करें किसकी जैसे हम बात करें किसकी, स्नेहक पदार्थ की, तो ठोस में जैसे ग्रीस है, ऑयल है, ये क्या है, ये क्या है, घर्षण को कम करने के स्नेहक पदार्थ हैं। तेल है, तो ये क्या है विद्यार्थियों, स्नेहक पदार्थ हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा स्नेहक पदार्थ क्या है और इसके उपयोग क्या है। तो एक बार पुनः बता रहा हूं मैं कि अगर घर्षण को हमें नियंत्रण करना है तो सतहों को चिकना बनाकर, लोटनी घर्षण को बढ़ाकर या लोटनी घर्षण के मान को बढ़ाकर, और वायु के घर्षण को कम करने के लिए मोटर वाहन, रेलगाड़ियों के इंजन को विशेष डिजाइन में बनाकर और स्नेहक पदार्थ का उपयोग करके हम घर्षण को नियंत्रित तो कर सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों, आ गया समझ में? ओके, आगे बात करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे घर्षण के लाभ और हानियाँ। अच्छा विद्यार्थियों, अब इतना पढ़ने के बाद मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको घर्षण के लाभ और हानि तो आपको स्पष्ट हुई होगी। फिर भी मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि घर्षण के लाभ क्या है। तो पहला लाभ है, घर्षण हमें चलने में सहायता करता है। आपने देखा होगा यदि घर्षण का मान बिल्कुल ही कम कर दिया जाए तो हम क्या होते हैं, फर्श पर फिसलकर गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे खेलते भी देखे होंगे, या कभी कभी बरसात के दिनों में आपने देखा होगा जब मार्बल जैसे चिप्स लगा हुआ, मार्बल लगा हुआ फर्श है,
और उस पर हम जैसे पानी वगैरह जब आ जाता है बरसात के दिनों में, तो जल्दी जल्दी जब चलते हैं तो वहाँ पर क्या है, घर्षण का मान कम हो जाता है। और घर्षण का मान इतना कम हो जाता है कि हम जैसे ही पैर रखते हैं हमारा पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। वो किसके कारण से, घर्षण कम हो जाने के कारण। इसलिए चलने में भी हमें क्या है, सहायता कौन करता है, घर्षण करता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जैसे वाहन है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, वाहनों के जो टायर होते हैं उनमें भी क्या है, जब टायरों में जो उभार बने होते हैं वो उभार जब घिस जाते हैं तो उस समय भी क्या है, वाहन आगे चलते हुए क्या है, वो स्लिप मार जाते हैं, फिसल जाते हैं, यानी वो क्या है, ठीक प्रकार से वो क्या है, चल नहीं पाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि घर्षण का जो मान है, जो घर्षण है वो हमारे दैनिक जीवन में क्या है, लाभदायक होता है। क्लियर विद्यार्थियों। आगे हम बात करें किसकी, सेकंड हम बात करेंगे घर्षण के द्वारा वाहनों में ब्रेक लगाए जाते हैं। बिना घर्षण के वाहनों को रोकना संभव नहीं होता है। देखिए विद्यार्थियों, यदि वाहनों को हमें रोकना है तो रोकने के लिए ब्रेक लगाना होता है, और ब्रेक तभी लगेगा जब क्या होगा, घर्षण का मान बढ़ेगा। अगर घर्षण का मान नहीं बढ़ाया गया तो वाहन को रोकना संभव नहीं है। क्लियर। इसी प्रकार से हम बात करें, बिना घर्षण के रस्सी में गांठ लगाना या कपड़े को बुनना संभव नहीं है। यदि आपने देखा होगा जैसे चिकनी रस्सी है, प्लास्टिक की रस्सी है, उसको अगर हम बांधेंगे तो बांधने पर जोर से हम खींचते हैं तो जब घर्षण नहीं होगा तो वो गांठ स्वतः ही खींचने से क्या है, खुल जाती है। लेकिन अगर हमें घर्षण का मान उसमें गांठ लगानी है तो घर्षण का मान बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए गांठ लगाने में भी घर्षण का क्या है, लाभ होता है। क्लियर विद्यार्थियों। आगे हम नेक्स्ट बात करें, बिना घर्षण के हम पेन या पेंसिल को हाथ से नहीं पकड़ सकते और ना ही लिख सकते। देखो विद्यार्थियों, अगर आपकी जो स्क्रीन है उस पर आप देख पा रहे हैं कि मैं जो इस मार्कर से आपके सामने ये जो लिख रहा हूँ, ये लिखने में भी जो आ रहा है वो किस कारण से लिखने में आ रहा है, घर्षण के कारण ही लिखने में आ रहा है। अगर घर्षण का मान बिल्कुल ही कम कर दिया जाए तो मैं जो यहाँ पर आपको ये लिख पा रहा हूँ वो लिखते हुए नहीं सकता। आगे समझ में। ओके, अब हम बात करेंगे घर्षण की हानि क्या है, यानी किस प्रकार से घर्षण हमारे लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। क्लियर विद्यार्थियों। नंबर 1 हम बात करेंगे, घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है। ये स्वाभाविक बात है, अगर घर्षण का मान अधिक होगा तो हमें क्या है, ऊर्जा अधिक खर्च करनी पड़ेगी। इस कारण मशीनों की दक्षता क्या हो जाती है, घट जाती है। आपने देखा होगा जैसे हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो चलाते चलाते एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि हम जल्दी क्या है, परेशान हो जाते हैं, अधिक दूरी तय नहीं कर पाते। यदि आपको कम ऊर्जा खर्च करनी पड़े तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समय समय पर मोटरसाइकिल या वाहनों में तो क्या कराते हैं, सर्विस कराते हैं, जिसमें ऑयल वगैरह डालते हैं, यानी स्नेक पदार्थ का ग्रीस वगैरह डालते हैं, जिससे कि क्या है, घर्षण का मान कम हो जाता है और हम कम ऊर्जा से अधिक दूरी तय कर सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा साइकिल है, साइकिल में अगर आप छर्रा ग्रीस करा देते हो, उसकी सर्विस करा देते हो, तो क्या है, हम कम ताकत से, कम ऊर्जा से ही साइकिल को तेज़ी से चलाने में समर्थ हो जाते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। तो ये क्या है, घर्षण की हानियाँ हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे वाहनों में, किसमें, वाहनों में लगभग 20%, कितने प्रतिशत, 20% जो दक्षता है इंजन की, या हम बात करें वाहनों में 20% ईंधन घर्षण बल के कारण अधिक व्यर्थ होता है। क्या होता है, अधिक, यहाँ अधिक क्या है, अधिक व्यर्थ नहीं आया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो विद्यार्थी नोट्स बना रहा है वो यहाँ पर लिख सकता है, तो मैं बोल देता हूँ, वाहनों में लगभग 20%, क्या 20% जो ईंधन है, ईंधन मतलब
ईंधन जिससे इंजन को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और वो ईंधन क्या हो सकता है, पेट्रोल, डीजल इत्यादि कोई भी चीज़ हो, गैस हो सकती है। क्लियर विद्यार्थियों। तो वाहनों में 20% जो ईंधन है वो घर्षण के कारण अधिक व्यय होता है, खर्च होता है। क्लियर। तीसरे नंबर पर बात करेंगे, घर्षण के कारण मशीनों या मशीनी कल पुर्जे में घिसावट या टूट फूट होती है। यानी घर्षण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके कल पुर्जों में घिसावट होगी, गर्म होंगे और जल्दी ही टूट जाते हैं। ये क्या है, हानि है। चौथे नंबर पर बात करेंगे, घर्षण के कारण मशीन में उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जो मशीन की कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है और उसे क्षति पहुंचती है। तो क्लियर विद्यार्थियों। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ घर्षण वाला जो पार्ट है वो स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो देखो विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ आज हमने घर्षण में क्या क्या चीज़ पढ़ी है। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने बात की थी घर्षण बल होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि घर्षण बल दो वस्तुओं की सतहों के मध्य एक बल लगता है जो गति के विरोध में लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और ये घर्षण बल जो है वो किस प्रकार से हमें नियंत्रण करना होता है तो उसके बारे में हमने बताया। और नियंत्रण करने से पहले हमने सीमांत घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण क्या होता है, लोटनी घर्षण क्या होता है, और सीमांत घर्षण, लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, इनमें सबसे अधिक कौन सा होता है। तो इनमें सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण होता है और सबसे कम लोटनी घर्षण होता है। क्लियर विद्यार्थियों। फिर इसके बाद में हमने घर्षण के नियंत्रण की बात की। घर्षण को नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं, घर्षण को हम चिकनी सतह बनाकर, घर्षण को हम लोटनी घर्षण का मान बढ़ाकर, और हम रेलगाड़ी या वाहनों या कोई भी वस्तु है उसका डिजाइन इस प्रकार से बनाकर कि जो वायु का घर्षण है वो कम, स्वतः ही कम हो जाए। तो ऐसे हम क्या है, इनको करके घर्षण को नियंत्रित तो कर सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। आगे हम बात करेंगे घर्षण के लाभ और हानियों की। तो घर्षण के लाभ मैंने आपको बताया ही था कि घर्षण चलने में सहायता करता है, घर्षण ब्रेक लगाने में, वाहनों को रोकने में सहायता करता है। घर्षण के बिना हम किसी वस्तु या रस्सी में गांठ नहीं लगा सकते, और बिना घर्षण के हम बोर्ड पर, स्लेट पर, पेन, कॉपी पर पेन पेंसिल की या मार्कर की सहायता से लिख भी नहीं सकते हैं। तो इनमें सभी में क्या है, घर्षण का लाभ है। घर्षण की हानि क्या है, अगर घर्षण का मान अधिक होगा तो हमें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, मशीन की दक्षता घट जाएगी और साथ में ईंधन अधिक खर्च होगा। बल का मान भी हमें क्या है, अधिक बढ़ाना पड़ेगा। मशीनों के कल पुर्जे क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, घिसकर टूट जाएंगे। क्लियर विद्यार्थियों। ये घर्षण की क्या है, हानि है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका क्या, वो है उत्प्लावन। क्या है विद्यार्थियों, उत्प्लावन। उत्प्लावन बल क्या है, तो देखो उत्प्लावन किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में छोड़ी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, इसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। क्लियर। जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई पात्र है, क्या है विद्यार्थियों, ये कोई पात्र। क्लियर। और इस पात्र के अंदर यहाँ पर क्या भर दिया मैंने, क्या भर दिया, जल भर दिया। अब कोई ज़रूरी नहीं है जल ही भरें, लेकिन अक्सर द्रव के अंदर जल का ही उपयोग करते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसके अंदर हम कोई वस्तु डुबो देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे कोई वस्तु, यहाँ मैंने कोई वस्तु डाल दी। क्लियर। अब जैसे कोई वस्तु डालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ द्रव के द्वारा तो ऊपर की ओर, द्रव के द्वारा तो ऊपर की ओर, और इस वस्तु के द्वारा, इस वस्तु के द्वारा वस्तु के भार से, यानी वस्तु में कुछ न कुछ तो भार होगा, उस भार के द्वारा वस्तु कहाँ की बल लगा, वस्तु कहाँ पर जाएगी, नीचे की ओर, यानी पदार्थ के तले की ओर जाएगी। और उस तले की ओर ही इस वस्तु पर नीचे की ओर भी एक बल लगेगा विद्यार्थियों। और वो बल कौन सा होता है, बताओ, चलो कौन बताएगा। वस्तु के नीचे की ओर एक बल लगेगा, और वो बल कौन सा होता है, कौन बताएगा, चलो चलो बताइए, कौन बताएगा, कमेंट में बताइए फटाफट कि वस्तु में नीचे की ओर एक बल लग रहा है और वो बल कौन सा होता है। तो वो बल होता है विद्यार्थियों गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर
सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है और वो आकर्षण का जो काम है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो नीचे की ओर एक बल कार्य कर रहा है वस्तु पर, और वो बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। और ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा है वो जल के कारण, वो द्रव के कारण ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? अब उत्प्लावन बल का मान बढ़ जाए या गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाए या जल का घनत्व बढ़ जाए, वस्तु का घनत्व बढ़ जाए, तो इन चीज़ों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्लियर विद्यार्थियों? जैसे देखो, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर दो बल कार्य करता है। कितने बल कार्य करते हैं? दो बल। कौन कौन से? तो वस्तु पर पहला बल कार्य करता है, वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है, जो मैंने अभी आपको बताया ही था। क्लियर? दूसरा बल वस्तु पर ऊपर की ओर द्रव के द्वारा उत्प्लावन बल कार्य करता है। द्रव के द्वारा कौन सा बल कार्य करता है? उत्प्लावन बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है विद्यार्थियों? उत्प्लावन बल कार्य करता है। क्लियर? यदि वस्तु का भार, किसका भार? वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है। किसके बल से? उत्प्लावन बल से अधिक है, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी या आंशिक रूप से डूबेगी। ठीक है? अगर हम ये कह दें यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी, और यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है, किससे? उत्प्लावन बल से क्या है विद्यार्थियों? कम है, तो वस्तु पानी में डूब जाती है या आंशिक रूप से पानी की सतह पर तैरती रहती है। या पूर्ण तरीका से नहीं, तो जैसे मान चलो ये पानी की सतह, इस पानी की सतह में आधी डूब जाएगी और आधी नहीं डूबेगी, यानी पानी की सतह पर तैरती रहेगी। और यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु पानी में पूरी तरीका से यानी पूरी डूबकर तैरती रहेगी, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया गया है। यानी तीन कंडीशन होती हैं और तीनों कंडीशनों में वस्तु की स्थिति जल के अंदर या पानी के अंदर अलग अलग स्थिति में देखने को मिलती है। क्लियर विद्यार्थियों? अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ नोट के द्वारा भी ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि कब वस्तु तैरती है और कब डूबती है। क्लियर? तो किसी वस्तु के जल में डूबने या तैरने, एक बार पुनः देखें, किसी वस्तु के जल में तैरने या डूबने का ज्ञान उस वस्तु के घनत्व से प्राप्त किया जा सकता है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है, क्या विद्यार्थियों? यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से क्या है? कम, तो वस्तु जल में क्या है? तैरती है विद्यार्थियों। क्या होता है? कब तैरती है विद्यार्थियों? जब वस्तु का घनत्व क्या होता है? जल के घनत्व से क्या होता है विद्यार्थियों? कम होता है, तो वस्तु क्या है? जल की सतह पर तैरेगी। इसके विपरीत यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वह वस्तु जल की सतह पर क्या है? जल की सतह पर नहीं तैर के जल में डूब जाती है। क्लियर विद्यार्थियों? तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कब वस्तु डूबती है और कब तैरती है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा आज जो पढ़ाया गया है, जिसमें हमने बात की है किसकी? घर्षण बल की, और बात की हमने उत्प्लावन बल की। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों से मेरे द्वारा जो आज ये क्लास पढ़ाई गई है वो आपको सभी को पसंद आई हुई होगी। और यदि आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। क्लियर विद्यार्थियों? और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, उन नए जुड़ने वाले विद्यार्थियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि वो हमारे YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो विद्यार्थियों बने रहिए हमारे साथ इस ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।